जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो उसके लिए फैक्टर्स गिने जाते हैं, पॉपुलेशन, पोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। आमतौर पे ये दो फैक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं, एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। आज हम बात करेंगे इन दो फैक्टर्स के बारे में और ये किस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे नीड टू ग्रो मोर फूड भी बढ़ा। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा खाना, और उसके लिए हमें फ़ायदा हुआ एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर माने वो प्रैक्टिसेस जिससे हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम बहुत सारे लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कर सकें। जहाँ एग्रीकल्चर से हमें फ़ायदा हुआ उससे कुछ नुकसान भी हमें उठाने पड़े। एग्रीकल्चर की जो मैनीफोल्ड इंक्रीज है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब मैनीफोल्ड इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, और इसके लिए हम यूज करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छे सीड्स और कई तरह के केमिकल्स। ग्रीन रेवोल्यूशन को 20th सेंचुरी की बिगेस्ट अचीवमेंट माना जाता है। 20th सेंचुरी की दो अचीवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इन दोनों ने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम बहुत सारा क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारा खाना बना सकते हैं, क्योंकि हम कई तरह के नए नए एग्रीकल्चर मेथड खोजते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं और उनको यूज करते हैं। लेकिन इसके कारण जो हमारे बैड इफेक्ट्स हुए उनमें सबसे पहले आता है दैट एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम जितना भी पानी यूज करते हैं उसमें से 70% पानी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर कंजम्पशन का। और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसके अनुसार 2050 तक हमारी पानी की जो ज़रूरतें हैं वो 15% तक बढ़ जाएंगी। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट आता है एग्रीकल्चर का ऑन वाटर रिसोर्सेज। दूसरा कारण है एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स मतलब वो केमिकल्स जो उन ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज किए जाते हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हैं। जैसे कई इंसेक्ट्स हो गए, रैट्स हो गए। तो ये सब जो एनिमल्स हैं, जहाँ ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किल करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। सिमिलरली कुछ ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी हमारे पौधों के लिए खुराक का काम करते हैं। इन केमिकल्स को हम कहते हैं फर्टिलाइजर। तो ये भी क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत यूज होते हैं। अब नुकसान की बात यह है कि चाहे वो पेस्टिसाइड है चाहे वो फर्टिलाइजर है, ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके कारण ये हमारी वाटर बॉडीज को, यानी नदियाँ हो गई या नहरें हो गई या ग्राउंड वाटर हो गया, इसको पोल्यूट करते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो है ये फिर से हमारी वाटर पोल्यूशन का एक कारण बनता है। अगला जो कारण है दैट इज सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हम खेती करते हैं तो खेती के कारण जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की वो लूज हो जाती है, यानी वो भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण अगर हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस अच्छी ना हो, यानी ज़मीन को बहुत ज़्यादा जुताई की जाए, या अगर हम ज़मीन को बहुत लंबे समय के लिए खाली छोड़ दें, या हम ऐसी क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस करें जिससे हमारी टॉप लेयर यानी अर्थ की जो ऊपर वाली जो सतह है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके कारण सॉइल इरोजन होता है। इसके कारण अगर ऊपर का लेयर लूज हो जाए यानी भुरभुरा हो जाए तो उसके कारण डस्ट स्टॉर्म्स भी मिट्टी का नाश करते हैं, यानी उसमें भी हमारी जो लेयर है, अपर लेयर है सॉइल की, वो डिस्ट्रॉय होती है। अब अगर हमारी अपर लेयर खराब हो जाए तो ऐसी जो ज़मीन है इसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अब उसमें अगर हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। वैसे भी ग्रोइंग नीड के लिए मोर एंड मोर लैंड इज बॉट अंडर द कल्टीवेशन, उसको खेती योग्य बनाया जाता है।
अब ये जो ज़मीन है उसके ऊपर उससे पहले क्या रहे होंगे, जंगल्स रहे होंगे, उसमें कुछ एनिमल्स रहते होंगे। जब हमने उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये जंगल और एनिमल डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस तरह से इट बिकम्स ए रीज़न फॉर सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो एग्रीकल्चर का एक नुकसान हुआ कि ये हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भारी पड़ती है, दूसरा ये हमारी सॉइल इरोजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और जंगल और दूसरे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। अब इसके बारे में एक डाटा है दैट दीज केमिकल्स हैव हेल्प्ड double the rate of food production and they are also responsible for gigantic increase nearly 600% of reactive nitrogen level in the environment। अब ये जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या जो हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये जो नाइट्रोजन लेवल है अगर ये इंक्रीज होता रहे इसी तरह से तो उसके कारण जो नेचुरल साइकिल है उसमें बदलाव आता है। तो ये केमिकल्स अगर हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को या फूड प्रोडक्शन को डबल करते हैं तो उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन लेवल में लगभग 600% यानी 600% तक इंक्रीज भी लाते हैं। तो एक तरफ तो फ़ायदा है, दे आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन, लेकिन दूसरी तरफ ये नुकसान करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में ऐड कर रहे हैं और ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज होता है ड्यू टू बायोडिग्रेडेशन। तो वो जो नाइट्रस ऑक्साइड है दैट ऑल्सो लीड्स टू एयर पोल्यूशन। आगे हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड ड्राइंग ऑफ लेक्स के बीच का संबंध, यानी फर्टिलाइजर्स जो हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे वाटर रिसोर्सेज को सुखाने में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं और ज़्यादातर इनमें क्या होता है, इनमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है। तो ये फर्टिलाइजर पानी के साथ घुल के हमारी वाटर बॉडी तक यानी नदियाँ, तालाब, कुएं या दूसरे और वाटर बॉडीज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, उन तक पहुंच जाते हैं। आमतौर पे इन नदियों में या इन तालाबों में कुछ वाटर प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनके लिए भी ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरह ही काम करते हैं और उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, वाटर प्लांट्स का नंबर जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जो प्लांट्स होते हैं ये अपने पत्तों से पानी को इवेपोरेट करते हैं यानी वाष्पीकरण करते हैं। ज़्यादा पौधे होने का मतलब ज़्यादा इवेपोरेशन और ज़्यादा इवेपोरेशन का मतलब अर्ली और इजी ड्राइंग ऑफ लेक्स। तो इससे हमारी नदियाँ, तालाब सूख जाते हैं। तो ये भी एक तरीके हुआ जिससे एग्रीकल्चर हमारे वाटर रिसोर्सेज को डैमेज करती है। अब हम बात करते हैं लाइव स्टॉक के बारे में। लाइव स्टॉक यानी वो एनिमल्स जिनको हम मीट के लिए या अंडों के लिए या मिल्क के लिए हम इनको अपने एनिमल फार्म्स में रखते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप खाने के लिए या खाना प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल फार्म्स में ग्रो करते हो दैट इज कॉल्ड एज लाइव स्टॉक। तो इसमें कई तरह के जानवर आ जाते हैं, कैटल्स आ जाते हैं जिनको हम मिल्क के लिए रियर करते हैं। सिमिलरली पिग्स हो सकते हैं, गोट्स हो सकते हैं या एग्स के लिए चिकन्स हो सकते हैं। इन सब को लाइव स्टॉक कहा जाता है। अब जब ये जानवर अपनी बॉडी में खाने को पचाते हैं यानी जो कैटल हैं ये घास खाते हैं तो घास को पचाते हैं तो उस समय इनकी बॉडी में से मीथेन गैस रिलीज होती है। सिमिलरली ये एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है यानी ये जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके डिकम्पोजिशन से जब खाद बनती है तो उसमें से भी खाद बनने के दौरान मीथेन गैस रिलीज होती है। यानी लाइफ स्टॉक हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारा मीथेन गैस ऐड करते हैं और ये मीथेन गैस हमारे इन्वायरमेंट के लिए डैमेजिंग होती है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है यानी ये एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। सिमिलरली जैसे हमने फर्टिलाइजर्स में बात करी कि इनमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नेचर में जब डिजेनरेट होता है दैट इट प्रोड्यूसेस नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा कारगर है हीट को एंट्रैप करने के लिए, यानी गर्मी को सोखने के लिए। और इसके साथ साथ ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन का भी कारण बनता है। तो इस तरह हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो कि असल में फ़ायदे की एक्टिविटी है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए डैमेज भी क्रिएट करती है। एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक ये हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर, उतना ज़्यादा लाइफ स्टॉक का नीड, और ये दोनों फैक्टर पॉपुलेशन के साथ साथ हमारे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।